तो हम बात कर रहे थे प्रस्तावना पर न्यायिक दृष्टिकोण को लेकर। कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा केस है जिसमें ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, या फिर किसने पहली बार ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो अपनी हेडिंग इस प्रकार से है, प्रस्तावना पर न्यायिक दृष्टिकोण। प्रस्तावना पर प्रस्तावना पर न्यायिक दृष्टिकोण। तो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला केस जो है बेरुबारी वाद था 1960 का। तो बेरुबारी वाद में ये कहा गया, आप समझिए, पहला केस यही था जिसने कहा बेरुबारी संघवाद, या फिर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं बेरुबारी वाद। ये 1960 का था। बेसिकली इस केस का संबंध था, एक बेरुबारी क्षेत्र था जो हमें पाकिस्तान को देना था, और उस संबंध में राष्ट्रपति ने आर्टिकल 143 के तहत राय मांगी थी कि यह क्षेत्र दिया जाए या नहीं दिया जाए। और जैसा कि अपन कहते हैं कि किसी क्षेत्र से संबंधित संसद सामान्य कानून में काम करती है, लेकिन जब कोई क्षेत्र किसी दूसरे देश को दिया जाएगा तब आप लोग ये समझे कि उसमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसलिए नवा संविधान संशोधन करके बेरुबारी का क्षेत्र उस समय दिया गया। तो अपन उसके बाद में अभी जैसे आपने 100वां संविधान संशोधन पढ़ा होगा, जिसमें बांग्लादेश को हमने कुछ क्षेत्र अपना दिया है, कुछ क्षेत्र लिया है। तो जब भी किसी क्षेत्र को दूसरे देश को देंगे तब आप लोग ये समझे कि उसमें संविधान संशोधन करना। पर हालांकि केस इससे संबंधित था, लेकिन इस केस में ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो इसकी सिफारिश इस प्रकार से थी, पहली बार इसने ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। और भाग नहीं है तो इसका मतलब है कि इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता। तो दूसरी बात है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, इसके बाद में इसने कहा कि संविधान प्रस्तावना संविधान की मार्गदर्शिका, इसी केस में कहा गया प्रस्तावना संविधान की मार्गदर्शिका है। तो ये सारी बातें बेरुबारी संघवाद में कही गई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि इसको इस बात से समझना है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये पहली बार किस वाद में कहा गया? तो बेरुबारी वाद संघवाद जो है उसमें कहा गया। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके बाद में प्रस्तावना से संबंधित एक वाद है गोलकनाथ का वाद। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का सरकार का वाद था 1967 का। तो अपन दूसरे वाद की बात कर रहे हैं, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद। और अपन अगर इस वाद की बात करें 1967 का था। ये अब तक भारत की अगर बात करें तो दूसरी बड़ी बेंच थी जिसमें कुल 11 न्यायाधीश थे। हालांकि इस केस को लेकर अपन फिर कभी बात करेंगे। 11 न्यायाधीश मतलब केशवानंद भारती केस में जो हमारी पीठ थी वो आज तक की सबसे बड़ी पीठ है, जिसमें 13 न्यायाधीश थे। और इसमें अगर बात करें तो न्यायाधीशों की संख्या 11 थी। इसने भी ये स्पष्ट कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग तो नहीं है। प्रस्तावना को स्पष्ट तौर पे संविधान का भाग नहीं माना, स्पष्ट तौर पर संविधान का भाग नहीं माना, का भाग नहीं माना।
लेकिन इन्होंने कहा कि प्रस्तावना शाश्वत है, प्रस्तावना शाश्वत है, अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय है। दो बातें इसमें कही कि प्रस्तावना एक शाश्वत है प्रस्तावना, दूसरी बात मैंने कहा गया कि प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है। लेकिन गोलकनाथवाद ने स्पष्ट तौर पे प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, ये बात आप ध्यान में रखें। इसमें एक न्यायाधीश थे हिदायतुल्लाह, जिन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। इसी मैंने कहा कि वाद के न्यायाधीश हिदायतुल्लाह, जो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा मानते हैं, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया, संविधान की आत्मा कहा गया। तो ये दूसरा ऐसा वाद था। इसके बाद में एक तीसरे वाद को आपको इसमें याद रखने की आवश्यकता होती है, जो है केशवानंद भारती का मामला। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। ये वाद है 1973 का, 1973 का। हालांकि केरल का एक एडनीर मठ था, जिसमें उस मठाधीश की संपत्ति को सरकार ने ले लिया। वो केस कोर्ट में गया। हालांकि केस का संबंध था, केस को अपन अलग से कभी इसको अपन विस्तार से पढ़ेंगे। और इसमें अब तक की सबसे बड़ी पीठ मानी जाती है। न्यायाधीश की संख्या इसमें 13 थी, और हम कह सकते हैं अब तक की सबसे बड़ी पीठ। लेकिन बात की है कि प्रस्तावना के संबंध में इसकी जो बात थी वो ये थी कि प्रस्तावना, इसने पहली बार कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। दूसरी बात इसमें कही गई कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो पहली बार आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि पहली बार कौन सा वो केस था जिसमें स्पष्ट तौर पे ये माना गया, ये स्वीकार किया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973, जिसमें पहली बार ये स्वीकार किया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो यहीं से ये बात स्वीकार कर ली गई कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है आर्टिकल 368 के तहत। हालांकि इसी वाद में संविधान के मूल ढांचे की बात भी कही गई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान का मूल ढांचा कौन से वाद में आया, तो ये मूल ढांचा भी इसी वाद का है। अपन कह सकते हैं संविधान का आधारभूत ढांचा, संविधान का आधारभूत ढांचा, या फिर अपन कह सकते हैं संविधान का मूलभूत ढांचा। तो संविधान का आधारभूत ढांचा, संविधान का मूलभूत ढांचा जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में ही आया। हालांकि इस केस को अपन अच्छे से डिटेल में कभी पढ़ेंगे, अच्छे से बढ़िया कोशिश करेंगे पूरा अच्छे से आपको समझाने की। लेकिन अपन अभी बात कर रहे हैं कि इसके बाद में दो और केस आते हैं। एक तो LIC वाद, एक अपन 1980 के बाद की बात करें, 1980 का मिनर्वा मिल्स वाद, ये 1980 का है। इसने भी प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। प्रस्तावना संविधान का वाद है, संविधान का भाग है। तो आप इसी प्रकार से एज इट इनको नोट्स बना ले। एक और 1995 का वाद है LIC वाद, 1995 का। हालांकि ये भी बात सेम ही कहता है कि प्रस्तावना संविधान का अहम भाग है। तो इस प्रकार से केशवानंद भारती केस को आप अच्छे से याद रखें, जिसने पहली बार ये स्वीकार किया गया कि इस प्रस्तावना संविधान का मुख्य भाग है, जिसमें संसद चाहे तो आर्टिकल 368 के तहत इसमें संशोधन कर सकती है। तो ये केशवानंद भारती की बात होगी।
अब अपन बात करते हैं कि प्रस्तावना के बारे में विभिन्न विद्वान अलग अलग क्या बातें कहते हैं। हालांकि इसको रटने की आवश्यकता है, 5-7 कथन है जिसको आप अच्छे से रट लें। अपन बात करते हैं प्रस्तावना पर विभिन्न विद्वानों के क्या मत हैं। तो प्रस्तावना पर विभिन्न विद्वानों की टिप्पणियां क्या है। प्रस्तावना पर विभिन्न विद्वानों की टिप्पणियां। तो आप लोग याद रखें कि पालकी वाला एक विद्वान है। कई बार पूछा जाता है कि कौन संविधान प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र मानता है। तो इन्होंने कहा कि संविधान का परिचय पत्र है। इसके बाद में अपन बात करें, अगर अपन अभी बात कर रहे थे एम हिदायतुल्लाह, ये कहते हैं कि संविधान की आत्मा है। हालांकि संविधान की आत्मा इसको ठाकुरदास भार्गव भी कहते हैं। अगर अपन बात करें ठाकुरदास भार्गव की, तो ये कहते हैं कि संविधान की आत्मा तौल का तराजू, जटिल नग इसको कहते हैं। तो अपन बात करें कि संविधान की आत्मा तौल का तराजू और जटिल नग के रूप में इसको ठाकुरदास भार्गव मानते हैं। के एम मुंशी इसको कहते हैं संविधान की राजनीतिक कुंडली है। के एम मुंशी इसको मानते हैं कि संविधान की राजनीतिक कुंडली। जेबी कृपलानी इसको जेबी कृपलानी इसको संविधान का गहन सिद्धांत कहते हैं। संविधान का गहन सिद्धांत। तो एक दूसरे विद्वान अर्नेस्ट बार्कर करके प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी नामक किताब लिखते हैं, और उसमें किताब का आरंभ जो है वो भारत की संविधान की प्रस्तावना से करते हैं। तो आप इसको लिख लें, ऐसे किया करें, स्क्रीनशॉट इसका लेकर और फिर उसको लिख दिया करें। मैंने कहा कि एक विद्वान अर्नेस्ट बार्कर है। अर्नेस्ट बार्कर ये कहते हैं अपनी किताब प्रिंसिपल ऑफ सोशल पॉलिटिकल थ्योरी किताब में इस पुस्तक का आरंभ भारत की संविधान की प्रस्तावना से कहते हैं। तो आप लिखें पुस्तक का आरंभ भारतीय संविधान की प्रस्तावना से करते हैं। तो कुछ विद्वानों के आप ये याद रख लें कि विभिन्न विद्वान इसके बारे में क्या क्या कहते हैं। एक अंतिम बात यह है कि प्रस्तावना में अब तक जो है एक बार संशोधन किया गया। प्रस्तावना में अगर संशोधन की बात करें तो अब तक प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 मतलब जो ये अधिनियम है, अधिनियम 1976 द्वारा।
ये संविधान संशोधन जो हुआ एक समिति थी जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और 3 शब्द इसके माध्यम से जोड़े गए। प्रस्तावना संशोधन ध्यान में रखिए, अब तक एक बार हुआ है। और 3 शब्द जो हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और तीसरा शब्द है अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए। अब कई बार पूछा जाता है कि इन शब्दों को शामिल कब किया गया, तो याद रखें कि अंतःस्थापित 3 जनवरी 1977 को किया गया। ये सारी बातें प्रस्तावना के बारे में थी। आप लोग इसको अच्छे से लिखकर अच्छे से याद करें। अगली क्लास में हम लोग फिर नए टॉपिक को संविधान के पहले भाग को लेकर आएंगे। संविधान का पहला भाग, उसके बाद दूसरा, फिर अपन मूल अधिकारों से आरंभ कर लेंगे। धीरे धीरे करके अपन सारे भागों पर अच्छे से चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें। आगे देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर भी अपन कोई चर्चा कर सकते हैं। एक बार अपन थोड़ा थ्योरी का पार्ट अच्छे से पढ़ लेते हैं चैनल पर, उसके बाद में आगे अपन और कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, मस्त रहें।